नमस्ते बच्चों। आज फिर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 कक्षा 9वीं के लिए बोरीवली म्युनिसिपल माध्यमिक विद्यालय से आपकी मार्गदर्शक शिक्षिका सविता गौड़ एक नए टॉपिक के साथ आपको सिखाने वाली हूँ। हमारा 17वां लेसन है जैव प्रौद्योगिकी की पहचान। ये आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपको ऊतक में भी वनस्पति ऊतक और प्राणी ऊतक। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे कि शरीर का विशेष कार्य करने के लिए एकत्र आए एक जैसे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब ऊतक में कई सारे टाइप्स हैं, ऊतक के प्रकार हैं। आपके टेक्स्ट बुक में 2 ही दिया हुआ है ऊतक के प्रकार में, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। फिर उसमें सब टाइप्स हैं, ठीक है, जिसमें से आपने पिछले लेक्चर में अभिस्तर ऊतक और संयोजी ऊतक खत्म किया है। आज हम आगे पढ़ेंगे मांसपेशी ऊतक, तंत्रिकी ऊतक। प्राणियों में 4 तरह के ऊतक होते हैं: अभिस्तर ऊतक, संयोजी ऊतक, मांसपेशी ऊतक और तंत्रिकी ऊतक, जिसमें से 2 आप पढ़ चुके हैं। आज हम बाकी के बचे हुए 2 मांसपेशी ऊतक और तंत्रिकी ऊतक डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो ऊतक जो है, जैसे शरीर की इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है हमारे मल्टीसेलुलर यानी बहुकोषीय सजीवों की कोशिकाएं। जब कई सारी कोशिकाएं आपस में आके काम करती हैं, क्योंकि एक कोषीय सजीव आंख से दिखाई नहीं देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी भी एक कोशिका दिखाई नहीं देगी। हम जो देख रहे हैं वो हमारे ऊतक है। तो शरीर का विशिष्ट कार्य करने के लिए एकत्र आए एक जैसे कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं, ठीक है। और बहुकोषीय सजीवों के शरीर में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं का समूह में विभाजन होते हुए भी प्रत्येक समूह एक विशिष्ट कार्य करता है। जैसे हमारे शरीर में हम जो अपने हाथ पैर मांसपेशियां हिलाते डुलाते हैं, तो ये आकुंचन और प्रसरण के कारण होता है। आकुंचन यानी जब हम अपनी हाथों की कोहनियों को अंदर लेते हैं, या हाथों का जो पाम है हमारा, उसको हम अपनी उंगलियां अंदर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड आकुंचन। उसे जब हम फैलाते हैं उसे कहते हैं प्रसरण। उसी तरह ये क्रिया वनस्पतियों में भी होती है। वनस्पतियों में संवहनी ऊतक पानी व अन्न का वहन शरीर के सभी भागों तक करते हैं। तो हम आगे देखेंगे वनस्पति ऊतक भी। वनस्पति ऊतक का इंट्रोडक्टरी पार्ट इस लेक्चर में होगा और इसके आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे आपके आगे लिस्ट आउट किया है, मांसपेशी ऊतक, तंत्रिकी ऊतक, ये दोनों डिटेल में है, और वनस्पति ऊतक का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है। मैंने कहा ना, ऊतक हम सजीवों में पढ़ रहे हैं, तो वनस्पति ऊतक और प्राणी ऊतक। वनस्पति ऊतक का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। प्राणी ऊतक में 4 तरह के ऊतक होते हैं: अभिस्तर ऊतक, संयोजी ऊतक, मांसपेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, जिसमें से अभिस्तर ऊतक और संयोजी ऊतक लास्ट लेक्चर में हो चुका है। आज हम मांसपेशी और तंत्रिकी ऊतक ये देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम मांसपेशी ऊतक की तरफ। मांसपेशी ऊतक मांसपेशी तंतु की लंबी कोशिकाओं से बने हैं। इन कोशिकाओं में संकोची प्रथिनों के आकुंचन और प्रसरण के कारण मांसपेशियों में गतिविधि होती है। इसके नाम में ही है मांसपेशी, ठीक है, मांसपेशी ऊतक। अब ये मांसपेशी ऊतक जो है, मैंने कहा ना मांसपेशी ऊतक, यानी ये ऊतक कहाँ पे होंगे? हमारी मांसपेशियों में। काम क्या करेंगे? हम अपने जो भी क्रियाकलाप करते हैं दिन भर में, वो अपने मांसपेशियों के आकुंचन और प्रसरण के कारण करते हैं। तो मांसपेशी ऊतक जो है मांसपेशी तंतु की लंबी कोशिकाओं से बने होते हैं। तो मांसपेशी ऊतक किससे बना होगा? मांसपेशी कोशिका से। उसमें एक वर्ड ऐड किया है, तंतु की लंबी कोशिकाओं से। इसमें भी टाइप्स हैं। इन कोशिकाओं में संकोची प्रथिनों के इन कोशिकाओं में क्या होता है? प्रथिन। आपको 16वें लेसन में पढ़ाया गया होगा कि हमारे कोशिका का काम क्या है? प्रथिन संश्लेषण करना। तो प्रथिनों के आकुंचन और प्रसरण के कारण मांसपेशियों में गतिविधि होती है। तो हमारे शरीर में हम जो भी हलचल करते हैं वो मांसपेशियों के आकुंचन तथा प्रसरण के कारण होती है। अब स्नायु ऊतक के प्रकार, यहाँ पे स्नायु आपकी किताब में दिया हुआ वर्ड है, इसे मैंने वैसे ही लिखा है। इसे आप मांसपेशी ऊतक भी कहते हैं या स्नायु ऊतक, ठीक है। स्नायु ऊतक के प्रकार देखते हैं: पट्टकी स्नायु,
अपट्टकी स्नायु और हृदय स्नायु। तो स्नायु ऊतक के 3 प्रकार हैं, पट्टकी स्नायु, अपट्टकी स्नायु और हृदय स्नायु। इन तीनों को हम डिटेल में देखेंगे इनकी डायग्राम के साथ, और ये इनके आकार कैसे होते हैं, स्वरूप कैसे हैं, इनका काम क्या है, यानी ये हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पे होती है। क्योंकि मांसपेशी ऊतक हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्राणी कोशिका के बारे में। ठीक है, प्राणियों में मांसपेशी ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पट्टकी स्नायु, स्टेटेड मसल। ठीक है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है पट्टकी स्नायु का। डायग्राम में दिख रहा होगा कि लंबी दंड गोलाकार है, लंबी बेलन के आकार की है। ठीक है, ये मैग्नीफाइंग किया हुआ है। मैंने कहा ना, एक कोशिका दिखाई नहीं देती है, उसे आप मैग्नीफाइंग करके ऊतक को हमको दिखाई देगा। तो ये स्टेटेड मसल सेल्स हैं। तो आपको एक कोशिका जो है लंबी दंड गोलाकार के रूप में दिखाई दे रही होगी। केंद्रक है, ब्लू कलर के जो डॉट्स है वो केंद्रक हैं उसके। ठीक है, तो पट्टकी स्नायु की रचना है, आपकी किताब में भी ये डायग्राम दिया हुआ है। यह लंबी दंड गोलाकार अशाखीय व बहुकेंद्रकीय मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, तो इसका रचना जब लिखने आएगा तो आप लिखोगे कि पट्टकी स्नायु लंबी होती हैं, दंड गोलाकार होती हैं, अशाखी, शाखित नहीं है, एक से एक जुड़ी रहेंगी, अशाखी। ठीक है, ब्रांचेस नहीं निकली हुई है इनमें। बहुकेंद्र की, यहाँ पे हमको तकरीबन 1 2 3 4 6 केंद्रक यहाँ पे दिख रहे हैं। तो बहुकेंद्र की मांसपेशी कोशिकाओं से ये बनी होती है पट्टकी स्नायु। यहाँ पे स्टेटेड मसल या पट्टकी स्नायु के एक डायग्राम के साथ एक हाथ का भी चित्र दिखाया हुआ है, यानी ये समझने के लिए इनका उपयोग कहाँ पे होता है, यानी ये हमारे बॉडी में कहाँ पे होती है। ठीक है, इनका स्वरूप देख लेते हैं पहले। इन मांसपेशियों पर गाढ़े व हल्के पट्टे होते हैं। हड्डियों से जुड़े होने के कारण, यानी ये क्या होती है, हड्डियों से जुड़ी रहती हैं, इन्हें कंकाल मांसपेशी कहते हैं। ठीक है, तो पट्टकी स्नायु जो है इन्हें कंकाल मांसपेशी भी कहते हैं। ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये आता है कि पट्टकी स्नायु को खाली जगह कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कंकाल मांसपेशी। इन मांसपेशियों में गतिविधि हमारी इच्छा अनुसार होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें ऐच्छिक मांसपेशी कहते हैं। जैसे मुझे चलने का मन कर रहा है तो मैं चलूंगी, बैठने का मन कर रहा है मैं बैठूंगी। तो इसलिए यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिखाया गया है वो मसल का ऐच्छिक मांसपेशियां, यानी हमारी इच्छा अनुसार ये काम करती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, कुछ कुछ गतिविधियां हमारे शरीर में होती हैं जो अनैच्छिक किस्म की होती हैं, वो आगे है, जिन पे हमारा बस नहीं होता। जैसे हम अपने शरीर में रक्त का परिवहन रोक नहीं सकते, सांस लेना जस्ट फॉर द कुछ सेकेंड हम रोक सकते हैं, लाइफ लॉन्ग नहीं रोक सकते, लेकिन चलना फिरना दौड़ना हंसना ये हमारे वश में होती हैं। इसलिए इन पट्टकी स्नायु को हम ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। कहाँ पे यूज होती है, हाथ पैर का हिलना, दौड़ना, बोलना, इन गतिविधियों को कराने वाली मांसपेशियां जो हैं वो पट्टकी स्नायु कही जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा पट्टकी स्नायु खत्म। आगे बढ़ते हैं हम। अपट्टकी स्नायु, जाहिर सी बात है ये पट्टकी में अपट्टकी लग गया है, यानी ऐड हो गया है, तो ठीक उसका उल्टा होगा। आप विलोम शब्द पढ़ते होंगे ना, वैसे वो स्टेटेड था, ये नॉन स्टेटेड मसल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अपट्टकी स्नायु का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसे ध्यान से देखिए, इसमें और उसमें आपको फर्क दिखाई देता होगा कि वो लंब दंड गोलाकार थी, जबकि ये जो है ये यहाँ पे देखते हैं ये दोनों किनारों पर सक्रिय है। ठीक है, थोड़ी छोटी है और ये भी अशाखीय है, इनमें भी कोई शाखा नहीं है। और हर एक कोशिका में, अगर मैं पेन से दिखाऊं आपको, तो हर एक कोशिका में यहाँ देखिए तो एक ही एक है केंद्रक। ठीक है, वो बहुकेंद्री थी। ठीक है, तो इसकी रचना हम देखते हैं अपट्टकी स्नायु की। दोनों किनारों पर संक्रिय, ठीक है, मैंने कहा ना दोनों किनारों पर संक्रिय, यहाँ पे
यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। संकरी है, छोटी अशाखी, अशाखी यानी इनमें शाखाएं नहीं निकली होती। शाखा यानी जैसे ब्रांचेस नहीं निकले होते यहाँ पे, ठीक है। जैसे पेड़ जब ऊपर जाता है उसका जो ब्रांच है उससे शाखाएं निकलती है, वैसी नहीं होती है। वह एक केंद्र की मांसपेशियां होती हैं। एक केंद्र की, मैंने कहा कि हर सेल में आपको एक ही केंद्रक दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी रचना। आगे देखते हैं इनका उपयोग कहाँ होता है, उसके बाद हम इसके स्वरूप पे जाएंगे। पलकों का गिरना, ठीक है, तथा उठना, पाचन संस्थान द्वारा भोजन का प्रवास, रक्त वाहिनियों में आकुंचन व प्रसरण कराने वाली मांसपेशी, वहां पे ये अपट्टकी स्नायु उपस्थित होते हैं। तो पलकों का गिरना या उठना वो भी रेगुलर कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। पाचन संस्थान द्वारा भोजन का प्रवाह, जैसे अभी हमने भोजन अपने मुख के अंदर चबाया, और क्या हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम उसे अपनी ग्रास नलिका, ये जो नली होती है गले में, इसमें रोक सके? नहीं, वो एक बार अंदर गया तो उसे अंदर जाना ही है, बल्कि वो अटक जाता है तो हम पानी की सहायता से उसे अंदर भेजते हैं, ठीक है। रक्त वाहिनियों में आकुंचन और प्रसरण कराने वाली मांसपेशियां, हमारे रक्त वाहिनियों में, हमारी नलिकाओं में रक्त जो प्रसरित हो रहा है, आपने पढ़ा होगा धमनी और शिरा, ठीक है। ब्लड प्रेशर, हमारे रक्त वाहिनियों में निरंतर रक्त का दाब पड़ रहा है, तो वो किसके कारण हो रहा है? आकुंचन और प्रसरण के कारण। तो वहां पे भी इस तरह की अपट्टकी स्नायु मौजूद होते हैं और उनमें सहायता करते हैं। अब जाहिर सी बात है, आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि ये जो सारे कार्य हैं, ये सब पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे पलकों का गिरना, हम कुछ सेकंड के लिए अपने पलकों का गिरना रोक सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, लाइफ लॉन्ग नहीं। और उसी तरह मैंने आपको ग्रास नलिका का बताया, रक्त वाहिनियों में हम ये कह सकते नहीं बस अब मेरे ब्लड यहाँ पे रुक जाओ, तुम, मेरे पूरे शरीर में रक्त नहीं बहना चाहिए, नहीं, ये अपने आप होगा। तो उसका अपोजिट, वो जो पट्टकी स्नायु था वो क्या था? ऐच्छिक मांसपेशियां। तो ये क्या होगा? अनैच्छिक मांसपेशियां, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा डायग्राम दिया हुआ है जो आपकी किताब में दिया है, उसी तरह का थोड़ा मैग्नीफाइंग करके दिया हुआ है। इसमें आपको हर एक कोशिका में केंद्रक ठीक तरीके से दिखाई दे रहे होंगे कि एक से ज्यादा केंद्र किसी भी एक कोशिका में नहीं है, और ये कोशिकाओं का समूह है, इसलिए इसे ऊतक कहते हैं, ठीक है। स्वरूप पे आते हैं। गाढ़े व हल्के पट्टे नहीं होते। गाढ़े व हल्के पट्टे नहीं होते, यह हड्डियों से जुड़े हुए नहीं होते। जो जो पट्टकी स्नायु में है, सेम वही अपट्टकी में उसका उल्टा है। पट्टकी स्नायु हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं, ये हड्डियों से जुड़े हुए नहीं होते, ठीक है। एक यहाँ पे ये आपको डिफरेंस मिल गया कि ये हड्डियों से जुड़े हुए नहीं होते। वो हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? कंकाल मांसपेशियां, ठीक है। ये हड्डियों से जुड़े हुए नहीं है। इन मांसपेशियों की गतिविधि पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, यानी इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें अनैच्छिक मांसपेशी कहते हैं। मैंने कहा ना, जैसे पलकों का गिरना, उठना, पाचक संस्थान द्वारा भोजन का प्रवास, यानी पहले हमारा भोजन मुख से ग्रास नलिका में जाता है, ग्रास नलिका से जठर में जाता है, फिर वहां पे उसका मंथन होता है, मंथन के बाद वो छोटी आंत में ट्रांसफर किया जाता है, छोटी से बड़ी से किया जाता है, फिर उसमें रक्त अवशोषित जो इसेंशियल मटेरियल रहते हैं रक्त में बनते हैं, और जो हार्मफुल मटेरियल्स रहते हैं वो यूरेट्रा या हमारे शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ये सब पे हमारा नियंत्रण नहीं है, वो प्रोसेस अपने आप होता है, तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक मांसपेशी। यह अन्न नलिका व रक्त वाहिनियों में होती है। कंपलसरी ये कहाँ पे मौजूद होती है? अन्न नलिका और रक्त वाहिनियों में। कहा ना, ये अनैच्छिक मांसपेशियां हैं, तो जहां जहां कार्य अनैच्छिक तरीके से होते हैं, वहां, इवन हमारे हार्ट में भी अपट्टकी स्नायु मौजूद होते हैं, क्योंकि हमारा हार्ट भी कंटिन्यूएशन में काम करता है, वो रक्त को पंप करके हमारे शरीर में पहुंचाता है, और सारे शरीर से अशुद्ध रक्त उस हृदय में लाया जाता है। तो भले यहाँ नहीं दिया है तो, लेकिन इससे समझो कि जहां जहां अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, वहां वहां ये अपट्टकी स्नायु मौजूद होते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे मांसपेशी ऊतक के तरफ, वो है हृदय स्नायु, कार्डियक मसल। आप हॉस्पिटल में जाते होंगे तो वहां लिखा रहता है कार्डियक यूनिट, ठीक है, कार्डियक यूनिट, हृदय को कार्डियक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक हृदय का चित्र और उस हृदय किस तरह के स्नायु या मांसपेशियों से बना हुआ है उसका एक डायग्राम दिखाया हुआ है, ठीक है। जाहिर सी बात है हृदय स्नायु है। अब चूंकि अपट्टकी स्नायु मैंने कहा कि वो भी अनैच्छिक क्रिया जैसा होता है, लेकिन जो हृदय में अपट्टकी स्नायु होते हैं उनको एक अलग से ही नाम दे दिया है, हृदय स्नायु, ठीक है। डायग्राम में आपको पता चलता होगा ये भी पट्टकी स्नायु की तरह दंड गोलाकार होती हैं, शाखीय व एक केंद्रकीय मांसपेशी होती है, यानी पट्टकी का दंड गोलाकार और दोनों अशाखीय थी, ये शाखीय है, ठीक है। इसमें एक वर्ड है शाखीय व एक केंद्र की मांसपेशी, यानी हर कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। तो हृदय स्नायु की रचना में आएगा दंड गोलाकार, शाखीय, यहाँ पे आपको दिखता होगा कि 1 से 2 है। इसे अगर मैं इसकी सहायता से दिखाऊं तो ये एक जो सिरा गया है ये 2 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक सिरे से यहाँ पे ये 2 में डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो ये शाखीय होती हैं वह एक केंद्र की मांसपेशी होती है, यानी इन कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ मौजूद होती है? हृदय का आकुंचन व प्रसरण कराने वाली मांसपेशी। हमारा हृदय जो निरंतर आकुंचित और प्रसरित होता है, अनैच्छिक कार्य करता है, वहां पे हृदय स्नायु मौजूद रहते हैं और अपना काम करते हैं। यहाँ पे जो हृदय लास्ट डायग्राम में आपको ये वाला जो डायग्राम है इसी को थोड़ा और मैग्नीफाइंग करके सेकेंड वाली स्लाइड में दिखाया गया है, ठीक है, इस तरह से। तो आपको वो क्लियर हो जाएगा कि ये कैसी होती हैं, दंड गोलाकार और एक केंद्रीय, हर एक कोशिका में एक केंद्रीय, ठीक है। ये तो कैसे बंडल्स में दिए हुए हैं, जब आप इसको और मैग्नीफाइंग करके देखेंगे तो हर एक कोशिका में एक ही दिखेगा, शाखित होती है, ठीक है। स्वरूप देखते हैं, मांसपेशी पर गाढ़े व हल्के पट्टे होते हैं। ये ठीक अपट्टकी का उल्टा, मैंने कहा ना अपट्टकी का जो पार्ट हृदय स्नायु पे मौजूद रहता है, लेकिन उसको अपट्टकी न करके हृदय स्नायु एक अलग ही प्रकार दे दिया है। तो ये मांसपेशी पर गाढ़े व हल्के पट्टे होते हैं। हृदय इन मांसपेशियों से बना होता है, यानी हमारा जो हार्ट है, हमारा हृदय है, वो इस तरह की मांसपेशियों से बना होता है। इन मांसपेशियों की गतिविधि पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, लयबद्ध पद्धति से आकुंचन व प्रसरण होता है। हमारा हार्ट जो है वो निरंतर आकुंचन और प्रसरण करके रक्त को पूरे शरीर में भेजता है, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय में आता है, वहां उसका शुद्धिकरण होता है और पुनः शरीर की ओर वो प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। तो लयबद्ध तरीके से इनका आकुंचन और प्रसरण होता है। यहाँ पे हमारा मांसपेशी ऊतक के प्रकार पट्टकी स्नायु, अपट्टकी स्नायु और हृदय स्नायु खत्म होता है, ठीक है। तो मांसपेशी ऊतक मांसपेशी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें संकुचित प्रतिनों के आकुंचन प्रसरण के कारण मांसपेशियों में गतिविधि होती है। 3 प्रकार हैं, पट्टकी स्नायु, अपट्टकी स्नायु और हृदय स्नायु, ठीक है। पट्टकी स्नायु लंब दंड गोलाकार, अपट्टकी दोनों किनारों पर सक्रिय, हृदय स्नायु दंड गोलाकार, शाखीय और एक केंद्र की। जबकि पट्टकी जो था वो भी अशाखी था, अपट्टकी भी अशाखी है, लेकिन वो बहुकेंद्रीय था और अपट्टकी एक केंद्रीय, ठीक है। पट्टकी ऐच्छिक, बाकी अपट्टकी और हृदय स्नायु अनैच्छिक, ठीक है। आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, तंत्रिकीय ऊतक। प्राणी ऊतक का चौथा प्रकार तंत्रिकीय ऊतक, ये भी हमने लास्ट चैप्टर में आपको तंत्रिका ऊतक का डिटेल में
एक्सप्लेनेशन था जिसमें आपने किया है, ठीक है। तंत्रिका ऊतक कहाँ काम करता है वो देखना है हमको। गीत सुनकर गायक का नाम पहचानना, खुशबू से रसोई घर में बनने वाले पदार्थ पहचानना, स्वर, ध्वनि, गंध, रंग, इन कुछ अन्य उद्दीपनों को प्रतिसाद देना शरीर के तंत्रिकी ऊतक के कारण संभव है। जैसे तंत्रिकी ऊतक के पहले मैंने मांसपेशी ऊतक पढ़ाया। मांसपेशी ऊतक क्या है कि हम चीजों को उठाकर, उन्हें महसूस करके, चीजों को उठाकर, देखकर, इस तरह से हम किसी चीज का पता लगाते हैं। लेकिन किसी गीत को सुनकर गायक का नाम पहचानना या किसी की आवाज सुनकर कि हाँ भैया मुझे तो यही बुला रहा है, मैं कमरे में बैठी हूँ और मुझे कोई आवाज दे रहा है, तो उसके आवाज से, जैसे स्त्री का आवाज, पुरुष का आवाज पहचानना, स्त्री के भी आवाज में मेरी मम्मी का आवाज है या मेरी बहन का आवाज है या मेरे पड़ोसी का आवाज है, ये वाली आंटी मुझे बुला रही है। तो इस तरह से मतलब हम कहीं पे किसी को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जिससे हम पहचान जाते हैं कि हमें ये बुला रहा है। इवन रसोई घर में कोई स्पेशल आइटम बन रहा होता है तो भी हम पहचान जाते हैं कि हाँ भाई आज तो कुछ जरूर स्पेशल बन रहा है, लड्डू बन रहे हैं, पाव भाजी बन रहा है, वगैरह वगैरह। जैसे घी की खुशबू, उसका एक अलग ही महक होता है, तो पहचान जाते हैं कि आज तो घी में कुछ तो बन रहा है, ठीक है। ध्वनि, गंध, रंग, इन उद्दीपनों को जो हम प्रतिसाद देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शरीर में तंत्रिकी ऊतक के कारण संभव होता है। हमारे शरीर में जो तंत्रिका कोशिका होती है, ये सारी कोशिका जब तंत्रिका कोशिका एक साथ आकर काम करती है तो तंत्रिका ऊतक बन जाती है, ठीक है। उसके कारण संभव होता है कि हम चीजों को प्रतिसाद दे सकते हैं बिना उन्हें छुए, ठीक है। आगे है उद्दीपित होने और उस उद्दीपन को गति से शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने के लिए तंत्रिकी ऊतक विशेष प्रकार से बने होते हैं। आपको तंत्रिकी ऊतक का रचना पढ़ाया गया होगा, नहीं तो इस चैप्टर में भी पुनः दिया हुआ है, वो मैं रिपीट कर दूंगी कि कोई भी उद्दीपन, जैसे अब मुझे कहीं से अचानक मेरी आंख में कोई एक बोलते ना धूल का कण आया, तो अचानक मेरी आंखें क्या होती है, बंद हो जाती हैं। तो उद्दीपित होने और उस उद्दीपन को गति से शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने के लिए तंत्रिकी ऊतक विशेष प्रकार से बने होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा हमारे शरीर पे हमारा मस्तिष्क नियंत्रण रखता है, तो अगर मेरे पैर में चोट लगी है तो वो मस्तिष्क मुझे इंस्ट्रक्शन देता है कि हाँ वहां चोट लगी है, उसका इलाज करना चाहिए। उसका इलाज कैसे करना चाहिए वो भी हमारे साथ मस्तिष्क में स्टोर रहता है और हम उस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको तंत्रिकी ऊतक का एक डायग्राम चित्र दिया हुआ है। तो ऊपर का हिस्सा बड़ा और फैला हुआ है, यहाँ देखते हैं ये हिस्सा जो है ये फैला हुआ है, फिर यहाँ पे एक चोटी जैसा गया हुआ है और लास्ट में जो है बाल जैसी संरचना, ठीक है, वैसी दिखाई हुई है। तो ये है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका का चित्र है। चलो, प्रत्येक तंत्रिकी ऊतक का कोशिका देह, यहाँ पे आपको कोशिका काय लिखा हुआ है, दिस वन, इसी को बोलते हैं कोशिका देह, ठीक है। तो प्रत्येक तंत्रिकी ऊतक का कोशिका देह मुख्य भाग होता है। तो जो ऊपर आपको फैला हुआ गोलाकार चित्र दिख रहा है, तो तंत्रिकी ऊतक या इसको कह सकते हैं तंत्रिका कोशिका का वह मुख्य भाग होता है। इसमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य होते हैं। आपको केंद्रक भी इसमें दिख रहा होगा और इस केंद्रक के आसपास जो ऑरेंज कलर है उसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये द्रव्य है, यहाँ पे आपको सिर्फ कलर्स दिख रहे हैं, उसके अंदर कई सारे पदार्थ भी होते हैं। कोशिका देह से अनेक छोटे तंतु निकलते हैं। यहाँ देखिए कोशिका देह से, ये पूरा पार्ट कोशिका देह है, इस कोशिका देह से अनेक छोटे तंतु निकलते हैं। सॉरी, ये देखिए ये जो डेंड्रिट्स दिख रहे हैं ये सारे, ठीक है, उन्हें वृश्चिका कहते हैं। यहाँ पे वर्ड आपको ध्रुमिका दिया हुआ है क्योंकि नेट से लिया हुआ है, लेकिन आपके किताब में इसे वृश्चिका कहा है, ठीक है। तो ध्रुमिका लिखोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में, आपके सिलेबस में इसे वृश्चिका कहा है। जो ये जो हेयर जैसी संरचना है इसे हम क्या कहते हैं,
विक्षिका। ठीक है, उनमें एक तंतु काफी लंबा होता है जिसे अक्षक तंत्रिकाक्ष कहते हैं। अब यहाँ से जो ध्रुमिका निकली या विक्षिका निकली वो काफी लंबी गई हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षक तंत्रिकाक्ष। ठीक है, तो एक बार फिर से लेते हैं। प्रत्येक तंत्रिकी ऊतक का कोशिका देह मुख्य भाग होता है, वो पहला वाला हिस्सा। इसमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य से अनेक छोटे तंतु निकलते हैं। यहाँ पे हमने देखा जिसे हम ध्रुमिका या विक्षिका कहते हैं, उनमें एक तंतु काफी लंबा होता है, मैंने कहा ना छोटी वाला हिस्सा, जिन्हें अक्षक तंत्रिकाक्ष कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका दिस फुल सॉरी हाँ, एक तंत्रिका कोशिका ये लगभग 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। यानी सोचो हमारे शरीर में कितनी तंत्रिकाएं कोशिकाएं हैं, 1-1 मीटर तक की लगभग, लेकिन फिर भी वो कैसे कॉइलिंग करके रहती हैं हमारे शरीर में। इसलिए जब भी मैं साइंस पढ़ाती हूँ मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि आपका शरीर बहुत कीमती है, इसे बहुत सहेज के संभाल के रखिए, इसे किसी भी तरह से नुकसान मत पहुंचाइए। ठीक है, तो एक तंत्रिका कोशिका लगभग 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। कई तंत्रिका तंतु संयोजकी ऊतकों द्वारा जुड़े होने से तंत्रिका का निर्माण करते हैं। संयोजी ऊतक आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, तो तंत्रिका तंतु जो है संयोजी ऊतकों से, अब संयोजी ऊतक कहाँ है? रक्त में, लसिका में, अन्न नलिका में, वसी ऊतक में, हड्डियों में, स्नायु रज्जु में, जहाँ पे हमारे जॉइंट्स होते हैं, इन सब में स्नायु संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। तो ये तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती है? उन संयोजी ऊतकों से जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, उन संयोजी ऊतकों से जुड़े होने से तंत्रिका का ये निर्माण करती है। ठीक है, तंत्रिका ऊतक, आगे इसे कंटिन्यू करेंगे हम। मस्तिष्क, मेरुरज्जु व तंत्रिकाएं तंत्रिका ऊतक से बनी होती हैं। तो तंत्रिका ऊतक से क्या क्या बना होता है हमारा? मस्तिष्क, मेरुरज्जु व तंत्रिकाएं। ठीक है, आपने 15वें लेसन में पढ़ा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो तंत्रिका ऊतक से क्या क्या बना होता है? हमारा मस्तिष्क, क्योंकि हमारे बॉडी पे हमारे मस्तिष्क का कंट्रोल रहता है और सूचनाएं आदान प्रदान करने का काम तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं। ठीक है, तो मस्तिष्क, मेरुरज्जु, जो परिस्थितियां विपरीत होती हैं उनमें मेरुरज्जु द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं मिलकर ये निर्णय लेती हैं, तो वो भी तंत्रिका ऊतक से बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक व मांसपेशी ऊतक, इनके कार्यात्मक संयोग के कारण ही बहुसंख्यक प्राणियों में उद्दीपन की अनुक्रिया होती है। ठीक है, मैंने कहा ना हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मांसपेशी ऊतक से, और इसका लास्ट टाइप है तंत्रिकी ऊतक। तो मांसपेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, जिससे उद्दीपनों की अनुक्रिया होती है। यानी जो भी सिचुएशन हमारे सामने आती है उसे पेश किया जाता है और उस सिचुएशन के हिसाब से उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तंत्रिकी ऊतक भी खत्म होता है। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया, तंत्रिका कोशिका, इसका डायग्राम, कभी कभी आपको सिर्फ डायग्राम दिया रहता है और आपको नामकरण करना रहता है। तो आपको बहुत ध्यान से इस डायग्राम का ऑब्जर्वेशन करना है, अपनी नोटबुक में बना के रखना है, ताकि जब भी तंत्रिका कोशिका की रचना या उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप उसका आंसर दे सके। तो कभी कभी डायग्राम भी 2 नंबर के लिए आता है। ठीक है, अभी नया पेपर पैटर्न है तो उसमें डायग्राम तो कम, लेकिन डायग्राम रेडीमेड दिया रहेगा और उसे नामकरण करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्राणी ऊतक खत्म किया। तो प्राणी ऊतक के 4 प्रकार में अभिस्तर ऊतक, संयोजी ऊतक जो आपने लास्ट लेक्चर में ही खत्म किया था, आज हमने मांसपेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक ये खत्म किया। ठीक है, तो प्राणी ऊतक के 4 प्रमुख प्रकार, संयोजी, अभिस्तर ऊतक, संयोजी ऊतक, मांसपेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक यहाँ पे
खत्म होते हैं। प्राणी ऊतक के बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे वनस्पति ऊतक पे। ठीक है, अब वनस्पति ऊतक, तो वनस्पति ऊतक ऑब्वियसली वनस्पति कोशिकाओं से मिलकर वनस्पति ऊतक बनते हैं। मैंने कहा ना, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इवन हम जो अपने स्किन देख रहे हैं, ये एक कोशी नहीं है, ये हमको ऊतक दिखता है, क्योंकि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब एक कोशी सजीव है, ये नीली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, और हम अपने बॉडी को देख पा रहे हैं, यानी ये जो है ये ऊतकों से मिलकर संस्थान बना हुआ है जिसे हम देखते हैं। ठीक है, अब वनस्पति ऊतक में हम आगे बढ़ेंगे। वनस्पतियों के स्थिर होने के कारण उनके बहुत सारे ऊतक आधार देने वाले होते हैं। कंपेयर टू प्राणी ऊतक या प्राणियों के, वनस्पतियों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्राणियों को अक्सर अन्न, निवास और साथी की खोज के लिए सतत गतिविधि या स्थानांतरण करना पड़ता है, जिसे उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन वनस्पतियां एक जगह स्थिर होती हैं, उन्हें ज्यादा हलचल नहीं करनी होती है, इसलिए इन्हें कम ऊर्जा वाले ऊतक की आवश्यकता होती है। प्राणियों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वनस्पतियों को। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि वनस्पतियों की तुलना में प्राणी कोशिका को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि वनस्पतियों के स्थिर होने के कारण उनके बहुत सारे ऊतक केवल आधार देने वाले होते हैं, जबकि प्राणियों को अन्न, निवास और साथी की खोज के लिए सतत गतिविधि और स्थानांतरण करना पड़ता है, जिससे उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वनस्पतियां एक जगह स्थिर होती है, इसलिए खाली वो आधार देने के लिए यूज होती हैं। वनस्पतियों में वृद्धि उनके शरीर के निश्चित भागों में होती है, जहां विभाजीय ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, अब विभाजीय ऊतक क्या है, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताया जाएगा। फिर भी एक मैं आइडिया दे देती हूँ कि विभाजीय ऊतक वनस्पतियों का मूल ऊतक है, जो वनस्पतियों के अग्रभाग, मिडल भाग और लास्ट पार्ट में तने का, जैसे जब हम कोई पौधा लगाते हैं, बीज बोते हैं, तो उसमें से अंकुर फूटता है। अंकुर से जब जो हिस्सा निकलता है, तो विभाजीय ऊतक के स्थान के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है, प्ररो, आंतरी और पार्श्व विभाजीय ऊतक में। यही विभाजीय ऊतक जब आगे चल के विच्छेदित होते हैं और नई कोशिकाएं जो बनती हैं वो स्थायी प्रकार की हो जाती हैं, तो उन्हें सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट ही करना है वनस्पति ऊतक का। विभाजीय ऊतक और वनस्पति ऊतक के प्रकार, जो सरल स्थायी ऊतक है और जटिल स्थायी ऊतक है, ठीक है, वो हम आगे के लेक्चर में करेंगे। तो वनस्पति ऊतक में मैंने कहा कि कि वनस्पति ऊतक, वनस्पतियों के शरीर को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो एक ही जगह स्थिर रहती हैं। ठीक है, और प्राणियों के अधिकांश ऊतक जीवित कोशिकाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्राणियों की वृद्धि सारे शरीर में एक होती है तथा इनमें विभाजक और अविभाजक ऊतक जैसे नहीं होते, जबकि वनस्पतियों में होते हैं। मैंने कहा ना कि वनस्पतियों में क्या पाया जाता है, विभाजीय ऊतक। ठीक है, वनस्पतियों में क्या पाया जाता है, विभाजीय ऊतक। यही विभाजीय ऊतक आगे चल के जब विभाजित होता है, इसका नाम ही है विभाजित, तो विभाजित होकर जब नया सेल बनता है, नई कोशिका बनती है, तो वो स्थायी हो जाती है, उसी का नाम फिर अलग हो जाता है। ठीक है, वही जो है वो जलवाहिनी और रसवाहिनी के नाम से जानी जाती है, जो जटिल ऊतक होते हैं, जटिल कोशिकाओं के समूह होते हैं, जो वनस्पतियों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो वनस्पतियों का मूल ऊतक कौन सा है, विभाजीय ऊतक। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जितना आज मुझे दिया गया था वो मैंने खत्म किया है। किसी को कुछ भी पूछना है मांसपेशी ऊतक, तंत्रिकी ऊतक और वनस्पति ऊतक के इंट्रोडक्टरी पार्ट में, तो वो मुझसे पूछ सकता है। हेलो टीचर। हाँ बेटा बोलो। तंत्रिका मतलब? तंत्रिका कोशिका होती है बेटा। हमारे शरीर में ना, जैसे अब मुझे चोट लगी, तो वो चोट का एहसास मेरे मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए हमारे शरीर में ना कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं
जिसमें से एक कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अभी मैंने आपको उसका डायग्राम दिखाया था ना। हाँ 1 मिनट, हाँ, ये रहा। तो इस तरह की बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। जैसे हमारे शरीर में रक्त है, रक्त के अंदर भी कई सारे मटेरियल्स हैं। तो जो संकेत हमारे शरीर को मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं शरीर से, उसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और कोशिका कोशिका को मिला दोगे तो ऊतक बनेगा। जैसे लास्ट लेक्चर में आपको मैडम ने या सर ने, जिसने भी लास्ट लेक्चर लिया होगा, उसने पढ़ाया होगा कि आपकी किताब किससे बनी हुई है? पैराग्राफ से, है ना, परिच्छेद से, पाठों से बनी। पाठ, जैसे इस साइंस 2 की पूरी साइंस की टेक्स्ट बुक में 18 लेसन है, 18 पाठ है। वो पाठ किससे बने हुए हैं? परिच्छेद से। परिच्छेद से किससे बने हुए हैं? वाक्य से। वाक्य किससे बने हुए हैं? शब्द से। और शब्द किससे बने हुए हैं? अक्षर से। बराबर। तो उसी तरह हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं से बना हुआ है। बहुत सारी कोशिकाएं, जिसमें से एक तंत्रिका कोशिका है। और किसी को? थैंक यू टीचर। वेलकम बेटा। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। ओके, ठीक है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आज के लेक्चर के लिए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।